हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्थान एजुकेशन का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर टी आर चौधरी। एक ऐसे टॉपिक को लेकर हाजिर हुआ जो विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और वो टॉपिक है आपका बहुत ही सिंपल, बहुत ही सीधा। सबने सुन रखा है, सबने समझ रखा है, पर मैं उसमें कुछ नया बताने वाला हूं। और वो टॉपिक है आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। प्रत्येक जीव जनन करता है। प्रत्येक जीव जनन क्यों करता है? प्रत्येक जीव को जनन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? प्रत्येक जीव किस प्रकार से जनन करता है? इन सारी बातों पे अपन डिस्कस करेंगे। तो ये डिस्कस होने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक 11th क्लास का विद्यार्थी हो, 12th क्लास का विद्यार्थी हो, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला विद्यार्थी हो, या आरपीसी से सेकंड ग्रेड साइंस और सेकंड ग्रेड साइंस के साथ साथ फर्स्ट ग्रेड साइंस से कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाला कोई विद्यार्थी है, तो उसके लिए भी ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। सबसे पहले मैं 11th और 12th लेवल की बात करूं तो 12th क्लास के जो विद्यार्थी है, उन विद्यार्थियों के लिए इस टॉपिक में से बोर्ड के 12वीं बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और वो प्रश्न है वो ज्ञान से संबंधित होंगे। अब ज्ञान का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपके दिमाग में प्रत्यस्मरण, आपकी पूर्व में स्मृत की गई स्मृति स्मृति के आधार पर जो उत्तर लिखना है, वो उत्तर ज्ञान से संबंधित है। अर्थात किसी सूत्र, कोई परिभाषा, कोई सूत्र, कोई परिभाषा, कोई नियम इस ज्ञान से संबंधित होता है। अर्थात आपको इस चैप्टर से कोई 2 परिभाषा पूछी जाएगी और उन 2 परिभाषाओं में वो प्रश्न है वो 2 रूप में पूछे जाएंगे। एक तो आपका बहुविकल्पिक प्रश्न होगा, अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। आपके पेपर के पहले प्रश्न का पहला ही प्रश्न होगा, पहले प्रश्न का पहला भाग होगा। और दूसरा होगा वो 1 नंबर का प्रश्न और होगा, वो भी ज्ञान से संबंधित होगा। और वो प्रश्न होगा आपके तीसरे प्रश्न का पहला भाग। ये 2 प्रश्न आपको ज्ञान से संबंधित इस चैप्टर से 12वीं क्लास में बोर्ड का 12th बोर्ड का एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए रहेंगे। साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव फील्ड में या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी कम से कम इस चैप्टर से 2 नंबर के, सॉरी, 2 प्रश्न, यानी अलग अलग फील्ड में अलग अलग नंबर के प्रश्न आते हैं, तो 2 प्रश्न पूछे जाने की गुंजाइश इस चैप्टर से रहती है। तो सबसे पहले आप इस चैप्टर संबंधी सामान्य परिचय हुआ है। अब चैप्टर से संबंधित कुछ विशिष्ट प्रकार की परिभाषाएं हैं। सबसे पहला है जीवों में जनन की परिभाषा। जीवों में जनन टॉपिक है आपका, जीवों में जनन बहुत ही सिंपल टॉपिक है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इंग्लिश में बोर्ड पे लिखा हुआ है। अर्थात इसकी परिभाषा की बात आप कहें तो यूं कहेंगे कि प्रत्येक जीव में उपस्थित वह क्षमता जिसकी सहायता से जीव अपने समान नई जननशील संतति को उत्पन्न करता हो, जीवों में जनन कहलाती है। प्रत्येक जीव में उपस्थित वह क्षमता जिसकी सहायता से जीव अपने समान नई जननशील संतति को उत्पन्न कर सकता है, वो जीवों में जनन कहलाती है। परिभाषा है। अब परिभाषा के बाद जीवों में जनन की आवश्यकता क्यों पड़ी, अर्थात जीव जनन क्यों कर रहे हैं, जीवों में जनन की आवश्यकता क्यों पड़ी, जीव जनन क्यों कर रहे हैं, पूछा जा सकता है। 1 नंबर का प्रश्न, जीव जनन क्यों करते हैं, परिभाषा पूछी जा सकती है। या आपसे ये पूछा जा सकता है जीव जनन क्यों करते हैं। तो आप पहली बात ये कहेंगे कि प्रत्येक जीव की प्राकृतिक मृत्यु होती है और इस प्राकृतिक मृत्यु में वो जीव है वो समाप्त हो जाता है। तो जीवों को अपनी पीढ़ी बनाए रखने के लिए, अपनी संततियों को इस प्रकृति में बनाए रखने के लिए जनन करना आवश्यक हो जाता है, पहली कारण। दूसरा कारण यह है, जीव लैंगिक जनन जब करते हैं तो लैंगिक जनन करने वाले जीवों में युग्मकों का निर्माण जब होता है तो युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान क्रॉसिंग ओवर के द्वारा होता है। इस आदान प्रदान के दौरान, क्रॉसिंग ओवर के द्वारा, समजात गुणसूत्रों की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य क्रॉसिंग ओवर के द्वारा, जीन विनिमय के द्वारा गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान होता है। और इसी जीन विनिमय के द्वारा, इसी क्रॉसिंग ओवर के द्वारा आप कहते हैं क्या हो जाता है, आप ये कहते हैं कि विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। अर्थात लैंगिक जनन करने वाले जीवों में युग्मक जनन के समय होने वाले अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान होता है, जिससे जीवों में
पुनर्योजन या रिकॉम्बिनेशन होता है और इसी क्रिया के द्वारा द्वारा जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है और यही विभिन्नताएं प्रकृति में उपस्थित सभी जीवों को आपस में एक दूसरे से भिन्न करती है और भिन्न कर पारिस्थितिकी में इकोलॉजी में पारिस्थिति या इकोलॉजी में अपने स्थायित्व को बनाए रखने में सहायक है। अर्थात जीव जनन के द्वारा ही पारितंत्र में विभिन्नताएं उत्पन्न कर अपने आप को स्थायी करते हैं और ये दो कारण हैं। वो ही पहला तो है अपनी संतति को बनाए रखने के लिए जीव जनन करते हैं और दूसरा है जीव लैंगिक जनन के द्वारा अपने शरीर में विभिन्नताएं उत्पन्न करते हैं और इन्हीं विभिन्नताओं के द्वारा पारितंत्र इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी इकोलॉजी में खुद को स्थायी कर इस एक संतुलित पारितंत्र का निर्माण करते हैं। यह है जीवों में जनन की आवश्यकता। अब अगली बात आप करते हैं जीवों में जनन के प्रकार। जीवों में जनन के प्रकार अर्थात जीव कितने प्रकार से जनन करते हैं। बहुत सिंपल सी विधि है। जीवों में जनन के दो प्रकार मुख्यतः, और भी एक प्रकार है वो बाद में बताऊंगा। मुख्यतः जीवों में जनन के कितने प्रकार है? दो प्रकार है। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप ये कहेंगे कि जीवों में जनन की कितनी विधि है? दो विधियां हैं। पहला है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। बहुत सिंपल है। अलैंगिक जनन, जीवों में जनन की वह विधि, जीवों में जनन की वह विधि जिसमें जीव बिना युग्मक निर्माण के ही एवं बिना युग्मकों के संलयन के ही, जीवों में जनन की वह विधि जिसमें जीव बिना युग्मक निर्माण के एवं बिना युग्मक संलयन के ही अपने शरीर के कायिक भागों से नई संततियां उत्पन्न करते हो तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। बहुत सिंपल और बहुत सटीक परिभाषा है। जीवों में जनन की वह विधि जिसमें जीव बिना युग्मक निर्माण व बिना युग्मक संलयन के ही अपने शरीर के कायिक भागों से नई संततियां उत्पन्न करते हो तो उसे आप क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। आप कह रहे हैं ना तो इसमें युग्मक बनते हैं, ना ही इसमें युग्मक और न ही युग्मक संलयन या निषेचन होता है। युग्मक संलयन या निषेचन या फर्टिलाइजेशन भी इसमें नहीं होता है। अर्थात आप यूं कहेंगे इस विधि से जो जीव उत्पन्न होते हैं वो जीव अपने पैतृकों के आकारिकी और आनुवांशिक रूप से हूबहू समान होते हैं और वे जीव, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, वे जीव जो आकारिकी और आनुवांशिक रूप से अपने पैतृकों के समान होते हैं उन जीवों को क्लोन कहते हैं। अर्थात जीवों में इस अलैंगिक जनन की विधि से उत्पन्न होने वाले जो जीव है उनके लिए एक नया शब्द बन गया है आपके सामने और वो शब्द है आपका क्लोन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे संबंधित परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। अलैंगिक जनन में जो जीव उत्पन्न होते हैं वो जीव आनुवांशिक रूप से और आकारिकी रूप से अपने पैतृकों के समान होते हैं। साथ ही साथ जितने भी जीव उत्पन्न होते हैं वो आपस में भी आकारिकी और आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। अर्थात प्रकृति में उपस्थित वे समस्त जीव जो आकारिकी और आनुवांशिक रूप से परस्पर और पैतृकों के समान होते हैं उन जीवों को क्लोन कहते हैं। ये क्लोन की परिभाषा है, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा मित्रों। क्लोन से संबंधित परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। अर्थात जीवों में जब अलैंगिक जनन होता है तब न तो युग्मक बनते हैं और न युग्मकों में संलयन होता है, जिससे जो संततियां उत्पन्न होती है वो संततियां आकारिकी रूप से और आनुवांशिक रूप से पैतृकों के हूबहू समान होती है। इसलिए इन संततियों को क्लोन कहते हैं और ये उत्पन्न होने की जो विधि है वो अलैंगिक जनन है। अब अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाली संततियों को आप क्लोन कहते हैं। ठीक है, अब जीव क्या क्या विधियां या किस किस तरीके से अलैंगिक जनन कर सकते हैं, तो अगला अपना जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है, अपना अगला जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन के प्रकार।
अलैंगिक जनन के प्रकार। जीवों में अलैंगिक जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने परिभाषा में पढ़ लिया था, अलैंगिक जनन के समय जीवों में न तो युग्मक बनते हैं और न युग्मकों का संलयन होता है। होता क्या है, जीव अपने शरीर के किसी कायिक भाग से, जीव अपने शरीर के किसी कायिक भाग से नए जीवों की उत्पत्ति कर देते हैं। अब उनको उत्पन्न करने की जो विधियां हैं वो मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। सबसे पहली जो विधि है वो विधि है विभाजन। इसको आप विखंडन कहते हैं, इसी को आप फिजन कहते हैं। एक होता है फ्यूजन, फ्यूजन यानी जुड़ना, और यह है फिजन, फिजन यानी बंटना। दूसरी जो विधि है, दोनों को मैं एक साथ ले लेता हूं, वो है खंडन। दूसरी जो विधि है वो है खंडन, जिसको आप फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। नाम से भी दिख रहा है, विभाजन या विखंडन, और दूसरी है खंडन। नाम से दोनों एक जैसी दिखाई दे रही है, इंग्लिश में दोनों की मतलब ही अलग लिखा है, एक फिजन है और दूसरा फ्रेगमेंटेशन है। ये दोनों अलग अलग विधियां हैं, क्या है, कैसे हैं, इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, और इन दोनों को डिफरेंशिएटिव रूप में, दोनों को विभेदात्मक रूप में एक साथ समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले मैं आपको परिभाषा बता रहा हूं विभाजन या विखंडन की। जीवों में अलैंगिक जनन की वह विधि, जीवों में अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें एक पैतृक जीव दो या दो से अधिक भागों में विभाजित होकर, विखंडित होकर नए जीवों की उत्पत्ति करता हो, तो उसे विभाजन या विखंडन कहते हैं। इस विखंडन की क्रिया में, इस विभाजन या विखंडन की क्रिया में पैतृक जीव खत्म हो जाता है और उस पैतृक से दो या दो से अधिक नए जीव उत्पन्न होते हैं। अब अगली परिभाषा है आपकी खंडन, फ्रेगमेंटेशन। जीवों में अलैंगिक जनन की वह विधि, जीवों में अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें पैतृक जीव अपने शरीर से कुछ खंड अलग कर नए जीवों की उत्पत्ति करता है, साथ ही साथ वो पैतृक जीव भी जीवित रहता है, तो उसको आप खंडन या फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। दोनों में अंतर समझ में आ गया। यहाँ पैतृक जीव नए जीव की उत्पत्ति के साथ ही खत्म हो जाता है, और यहाँ पैतृक जीव नए जीवों की उत्पत्ति के बाद भी अपने आप को जीवित रख सकता है। यह है विभाजन, विखंडन और खंडन में अंतर। विभाजन और विखंडन एक ही चीज है, पर खंडन अलग है। अब विभाजन या विखंडन है वो कितने प्रकार का होता है, तो इस विभाजन या विखंडन से उत्पन्न होने वाले नए जीवों की संख्या के आधार पर विभाजन या विखंडन दो प्रकार का होता है। पहला है आपका द्विव विखंडन या द्विव विभाजन, द्विव विभाजन या द्विव विखंडन, और दूसरा है बहु विभाजन, बहु विभाजन, मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन। बहुत सिंपल है। परिभाषा आप कहें कि जब एक पैतृक जीव विभाजित होकर दो नए जीवों की उत्पत्ति करता हो, पैतृक जीव तो खत्म होगा, पहले से बता चुके हैं। जब कोई पैतृक जीव विभाजित होकर दो नए जीवों की उत्पत्ति करता हो तो उसको द्विव विभाजन कहते हैं। और जब कोई पैतृक जीव विभाजित होकर के दो से अधिक, असंख्य या अनेक हजारों लाखों की संख्या में नए जीवों की उत्पत्ति करता हो तो उसको आप बहुविभाजन कहते हैं। दो तक बनते हैं तो द्विव विभाजन कहेंगे, और दो से अधिक बनते हैं तो उसको आप बहुविभाजन कहते हैं। अब इसके उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। सरल एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि इस द्विव विभाजन की विधि द्वारा जनन करते हैं। मोनोसिस्ट ये प्रोटोजोआ संघ के सरल एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की बात करें, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका की बात करें, या आपके मोनोसिस्ट की बात करें, या पैरामीशियम की बात करें, तो ये सभी द्विव विभाजन की विधि द्वारा जनन करते हैं। पैतृक जीव का जो केंद्रक है दो बराबर भागों में टूटेगा, टूट करके उन दोनों के बाहर या
दोनों 2 केंद्रक बने अंदर, उन दोनों केंद्रकों के ऊपर बराबर मात्रा में कोशिका द्रव्य एकत्रित होता है और फिर कोशिकाएँ बीच में से टूट करके अलग हो जाती है। 2 नए जीव बन जाते हैं, उनको दोनों को पुत्री कोशिकाएँ कहते हैं। वो आनुवांशिक रूप से अपनी पैतृक कोशिका के हूबहू समान रहेगी और आकार भी धीरे-धीरे अपनी पैतृक कोशिका के समान बना लेगी, अर्थात बनने वाले दोनों जीव पैतृक कोशिका का क्लोन होंगे। तो ये है द्विविभाजन और अगला है बहुविभाजन। अब बहुविभाजन है वो भी 2 प्रकार से होता है। एक तो कुछ जीव अपने आप को प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाने के लिए इस प्रकार का जनन दर्शाते हैं और कुछ जीव विशिष्ट प्रकार की अनुकूलताएं दर्शाते हुए अपनी संख्या बढ़ाने के लिए इस बहुविभाजन या मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा जनन करते हैं। दोनों उदाहरण अलग अलग है। एक तो है अमीबा, ये बहुविभाजन भी दर्शाता है, और दूसरा है मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाला प्लाज्मोडियम पैरासाइट। ये आपका प्लाज्मोडियम परजीवी क्या करता है? मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। तो अमीबा जो आपका है, अमीबा, ये अमीबा प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए, जब कभी भी अमीबा किसी तालाब में है और उस तालाब का सारा जल सूख रहा है, अब सूख गया मतलब उसके लिए प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। उन प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए अमीबा के बाहर सारी पूरी कोशिका है, उस पूरी कोशिका के बाहर एक सिस्ट या पुट्टिका का निर्माण होता है। उस पुट्टिका के अंदर जो केंद्रक है वो केंद्रक झिल्ली टूटेगी और केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र है वो गुणसूत्र अनेक टुकड़ों में टूट जाएगा और उस टुकड़े प्रत्येक टुकड़े के चारों तरफ कोशिका द्रव्य एकत्रित हो जाता है और जैसी अनुकूल परिस्थितियां आती है वो पूरी सिस्ट या पुट्टिका फटती है और हजारों लाखों की संख्या में नए अमीबा मुक्त होते हैं। पैतृक कोशिका खत्म, पैतृक कोशिका खत्म होती है, विभाजन या विखंडन में पैतृक कोशिका तो खत्म होती, किंतु इन प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए अमीबा ने प्रतिकूल परिस्थितियों परिस्थितियों से भी बच गया और साथ ही साथ हजारों लाखों की संख्या में अनुकूल परिस्थितियां आने पर अपने नए जीव भी उत्पन्न कर लिए। तो अमीबा में प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए जनन की कौन सी विधि उपयोग में ली जाती है? तो आपका उत्तर होगा बिल्कुल सीधा और सिंपल सटीक उत्तर होगा बहुविभाजन। दूसरा है पैरामीशियम, सॉरी प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो परजीवी है वो मनुष्य में मलेरिया रोग उत्पन्न करता है और मलेरिया रोग उत्पन्न करने के लिए मादा एनाफ्लीज मच्छर जब मनुष्य का रक्तपान करती है तो एक स्पोरोजॉइंट नामक परजीवी की अवस्था को मनुष्य के रक्त में छोड़ देती है और वो स्पोरोजॉइंट लीवर में जाता है, ब्लड के साथ मिलकर के लीवर में जाता है, लीवर साइजोगोनी चलाते हुए अपनी संख्या को बढ़ाता है और क्रिप्टोजॉइट की उत्पत्ति करता है। तो ये अलैंगिक जनन की विधि है उसमें और इसकी संख्या वो एक स्पोरोजॉइट एक लीवर कोशिका में जाएगा और वहां पर लीवर कोशिका को संक्रमित करता है, वहां ग्लूकोज के रूप में भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में भोजन को अवशोषित करता है और उस लीवर कोशिका के फटने पर हजारों की संख्या में नए स्पोरोजॉइट जिसको आप क्रिप्टोजॉइट कहते हैं उत्पन्न होते हैं। तो वो भी इसमें अलैंगिक जनन की बहुविखंडन की विधि है। तो ये होगी बहुविखंडन यानी विभाजन आपका पूरा। दूसरी अलैंगिक जनन की जो विधि है वो है खंडन, फ्रेगमेंटेशन। परिभाषा आपने देखी थी, जब कोई जीव अलैंगिक जनन के समय अपने पैतृक शरीर में उपस्थित कुछ विशेष खंड या फ्रेगमेंट पार्ट को तोड़कर अलग कर देता है और पैतृक शरीर अलग रहता है, पैतृक शरीर भी जीवित रहेगा, साथ ही साथ में उसको पैतृक शरीर से कुछ खंड जो अलग हुए हैं वो प्रत्येक खंड नए जीव की उत्पत्ति करेगा। तो जनन की अलैंगिक जनन की इस विधि को खंडन या फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। कुछ जंतुओं में भी पाई जाती है और कुछ पादपों में भी पाई जाती है, अर्थात जंतु जगत और पादप जगत दोनों प्रकार के जीवों में खंडन देखने को मिलता है। तो जंतु जगत की आप बात करें तो आपने सिलेंटेटा संघ के प्लेनेरिया जीव को सुना होगा। प्लेनेरिया, इस जीव के बारे में एक कहावत है, प्रचलित है कि ये चाकू की धार के नीचे भी अपने आप को जीवित रख सकता है, अर्थात इस जीव में पुनरुद्भवन की अपार क्षमता उपस्थित रहती है और इसी क्षमता के कारण इस जीव को आप काट के जितने टुकड़े करोगे वो सारे टुकड़े एक नए जीव की उत्पत्ति कर देता है। अर्थात प्लेनेरिया में फ्रेगमेंटेशन या खंडन क्रिया के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अगला जो जीव है वो पादप जगत की आप जीव की बात करें तो पादप जगत में जो तंतु में शैवाल होते हैं जैसे स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा ये तंतुनुमा शैवाल है। इस तंतु में से कुछ फ्रेगमेंट, कुछ टुकड़े, कुछ खंड टूटकर अलग होते हैं और जो खंड अलग हुआ है वो एक नए थैलस की उत्पत्ति कर देता है। अर्थात स्पाइरोगायरा जो शैवाल है उसमें भी इस खंडन की विधि के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अब जीवों में अलैंगिक जनन की जो तीसरी विधि है वो है मुकुलन, बहुत इंपॉर्टेंट है।
मुकुलन, जिसको आप इंग्लिश में बडिंग कहते हैं, मुकुलन या बडिंग। जीवों में अलैंगिक जनन की वह विधि, परिभाषा बता रहा हूँ, जीवों में अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव अपने शरीर के बाहरी या आंतरिक अभिवृद्धि, बाह्य या आंतरिक भाग में एक आनुवांशिक और आकारिकी रूप से समान अभिवृद्धि का निर्माण करते हैं। वही अभिवृद्धि उस पैतृक जीव से अलग होकर के जब नए जीव की उत्पत्ति करती है तो उसे आप मुकुलन या बडिंग कहते हैं। ये मुकुलन या बडिंग अपनी उत्पत्ति संरचना, अपनी उत्पत्ति स्थान और अपनी उत्पत्ति संख्या के आधार पर 3 प्रकार की होती है। अर्थात जीवों में मुकुलन विधि द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वो भी अपने उत्पत्ति स्थान नई बड या कलिका बनती है। जो भी इस विधि में नई बड बनती है उसको, नई अभिवृद्धि बनती है उसको आप कलिका या बड कहते हैं, कलिका या बड कहते हैं। और ये जो कलिका या बड है वो पैतृक शरीर पे कहाँ बन रही है, बाहर बन रही है, आंतरिक भाग में बन रही है, और कितनी बन रही है, उसकी संख्या कितनी रहेगी, उसके आधार पर ये मुकुलन विधि के द्वारा जीव 3 रूप में या 3 प्रकार से अलैंगिक जनन कर सकते हैं। पहला है बाह्य अभिवृद्धि या बाह्य मुकुलन, बाह्य मुकुलन। ये देखने को मिलता है हाइड्रा में, उदाहरण है इसका हाइड्रा सिलेंटेटा संघ का जीव है, जिसमें पैतृक जीव अपने शरीर के बाहर एक छोटी अभिवृद्धि का निर्माण करेगी और वो अभिवृद्धि थोड़ा बड़ा होकर के पैतृक शरीर से अलग हो जाती है। जो अभिवृद्धि बाहर निकलेगी उसको आप मुकुल या कलिका या बड कहते हैं, और वो अपने पैतृक शरीर से अलग होकर के और नए सजीव का निर्माण कर देती है, इसलिए इसको बाह्य मुकुलन कहते हैं। और ये पाया जाता है सिलेंटेटा संघ के हाइड्रा जंतु में। अगला है आंतरिक मुकुल या अंत मुकुल। अंत मुकुलन ये पाया जाता है स्पोरोजोआ जीव या स्पोरोजोआ संघ के स्पॉन्जिला, स्पोरोजोआ संघ के स्पॉन्जिला जीव, इस जीव में एक शरीर की आंतरिक भाग में कुछ ऐसी अभिवृद्धि या एक कलिका का निर्माण होता है जिसको आप जेम्यूल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कहते हैं उसको, उसको आप जेम्यूल कहते हैं। उसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द बोल रहा हूं, आंतरिक मुकुलन में बनने वाली कायिक अभिवृद्धि, आंतरिक कायिक अभिवृद्धि को जेम्यूल कहते हैं। और ये जेम्यूल अपने पैतृक शरीर से अलग होकर के और नए जीव की उत्पत्ति करता है। इसे आंतरिक मुकुलन कहते हैं जिसमें बनने वाली संरचना को जेम्यूल कहते हैं, और ये स्पॉन्जिला जीव में पाई जाती है। अब तीसरा मुकुलन का जो प्रकार है उसमें बनने वाली कलिकाएं किसी जीव में अलैंगिक जनन के समय बाह्य अभिवृद्धि के रूप में एक ही जीव पर 2 या 2 से अधिक अभिवृद्धियां बनती हो तो उन अभिवृद्धियों का नाम है टोरुला, टोरुला। और इस टोरुला किसी जीव पर अलैंगिक जनन की मुकुलन विधि में बनने वाली बाह्य अभिवृद्धियां जब 2 या 2 से अधिक एक साथ उत्पन्न होती है तो उन अभिवृद्धियों का नाम है टोरुला। और इस विधि से अलैंगिक जनन का जो नाम है वो है टोरुलेशन। नाम है वो यहां लिख रहा हूं मैं, उसका नाम है टोरुलेशन, नाम है वो टोरुलेशन कहते हैं। टोरुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये मुकुलन की एक विधि है। तो ये जीवों में अलैंगिक जनन की 3 विधियां हो गई है, और जो आपकी चौथी विधि है वो है बीजाणु जनन। जीवों में अलैंगिक जनन की चौथी जो विधि है उसका नाम है बीजाणु जनन। ये बीजाणु और ये जनन इंग्लिश में स्पोरोजेनेसिस कहते हैं, स्पोरोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस। जीवों में अलैंगिक जनन की चौथी विधि बीजाणु जनन या स्पोरोजेनेसिस। जीवों में अलैंगिक जनन की इस विधि में पैतृक जीव अपने शरीर पर कुछ कायिक और आनुवांशिक रूप से या आकारिकी रूप से समान संरचनाओं का निर्माण करते हैं। उन संरचनाओं को बीजाणु या स्पोर कहते हैं। उन संरचनाओं का नाम क्या होता है, बीजाणु या स्पोर कहते हैं। ये जो संरचना होती है वो संरचना आनुवांशिक और अनुवांशिक रूप से अपने पैतृकों के समान रहती है। अर्थात
पैतृक जीव द्विगुणित है तो बनने वाली संरचना भी द्विगुणित होगी, और पैतृक जीव अगुणित है तो इस विधि में बनने वाली संरचनाएं भी अगुणित होगी। अर्थात ये अल्प विकसित पादप जगत और कुछ जंतु जगत के जीव इस विधि के द्वारा जनन करते हैं। अल्प विकसित पादप जगत और जंतु जगत के जीव इस विधि के द्वारा जनन करते हैं। तो इस विधि में बीजाणु जो उत्पन्न हो रहे हैं वो बीजाणु अपनी प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है चल बीजाणु और दूसरे होते हैं अचल बीजाणु। चल बीजाणु को जूस्पोर कहते हैं और अचल बीजाणु को एप्लेनोस्पोर कहते हैं। चल बीजाणु को जूस्पोर कहते हैं और अचल बीजाणु को एप्लेनोस्पोर कहते हैं। ये चल बीजाणु एक विशेष प्रकार की अपने को संचलित करने के लिए, अपने गति प्रदान करने के लिए विशेष प्रकार की संरचना रखते हैं। उन संरचना का नाम है, या तो सीलिया उपस्थित रहेगी, गति के लिए इनके पास में क्या उपस्थित रहेगी, या तो सीलिया उपस्थित रहेगी या फिर क्या उपस्थित रहेगी, फ्लैजिला उपस्थित रहेगी। फ्लैजिला उपस्थित रहेगी, अर्थात सीलिया मतलब पक्षमापिका और कशाभिका एक विशिष्ट संरचना के रूप में उपस्थित रहेगी। और वे जीव जिनमें बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन के समय चल प्रकार के बीजाणु उपस्थित रहते हैं वो चल बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं। और इनका उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास, सवाल है एक, क्लेमाइडोमोनास, और दूसरा है यूलोथ्रिक्स, ये भी एक सवाल है। ये दो ऐसे सवाल है जो चल बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन दर्शाते हैं। अगला है अचल बीजाणु। अभी अचल बीजाणु है वो एक विशेष प्रकार की संरचना के ऊपर बनते हैं। अब कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ अल्प विकसित पादप जगत के ऐसे जीव होते हैं जिनमें उनका जो शरीर है वो जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं होता। तो पादप जगत के अल्प विकसित ऐसे जीव जिनका शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं होता, उस संरचना को आप थैलस कहते हैं। अब जो थैलस है, उस थैलस के ऊपर एक विशेष प्रकार की संरचना उत्पन्न होती है। उन संरचनाओं का नाम होता है बीजाणुधानी। बीजाणुधानी, और इन बीजाणुधानी को स्पोरेंजियम कहते हैं। और इन स्पोरेंजियम के अंदर विशेष प्रकार के इन स्पोरेंजियम यानी बीजाणुधानियों के अंदर विशेष प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं। और वो बीजाणु अपने किसी विशेष प्रकार की चल संरचनाएं नहीं रखते, अर्थात अनुकूल परिस्थितियों में वो संरचना बीजाणुधानी फटती है और जल या हवा के माध्यम से वो बीजाणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिखर जाते हैं और वहां जैसी अनुकूल परिस्थितियां आती है अंकुरित हो जाते हैं। उसका उदाहरण है म्यूकर। अगला उदाहरण है राइजोफोरा। ये जीव अचल बीजाणुओं के द्वारा अलैंगिक जनन दर्शाते हैं। तो चल और अचल बीजाणु दो प्रकार के होते हैं। चल और अचल बीजाणु कैसे बनते हैं, चल बीजाणु चल क्यों होते हैं, अचल बीजाणु अचल क्यों होते हैं, कहाँ बनते हैं, ये सारी बातें आपने बीजाणु जनन में देखी। अब जीवों में अलैंगिक जनन की लास्ट और पांचवी विधि है और वो विधि है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन, इसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो ये मैं कहूंगा कि उच्च विकसित पादप या वे पादप जो अपने आप में अधिक विकसित है, उच्च विकसित पादपों में अलैंगिक जनन की वह विधि, उच्च विकसित पादपों में अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें पादप अपने कायिक भागों से बिना युग्मक निर्माण और बिना युग्मक संलयन के ही नए पादप शरीर की उत्पत्ति करता हो तो उसे कायिक प्रवर्धन तथा इस विधि में बनने वाले नए पादप को या जो नया पादप अंग बना है उसको प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल कहते हैं। प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल कहते हैं। पादपों में, उच्च विकसित पादपों में अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें पादप अपने कायिक शरीर से बिना युग्मक निर्माण, बिना युग्मक संलयन के ही नई ऐसी संरचना का निर्माण करे जो
नए पादपों की उत्पत्ति कर सके। तो इस विधि में बनने वाली नई पादप संरचना को प्रवर्ध या प्रोफेग्यूल कहते हैं, और इनसे उत्पन्न होने वाले नए पादपों की जो प्रक्रिया है, विधि है, उसको कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो कायिक प्रवर्धन में पादप अपने कायिक भाग, पादपों में कायिक भाग के रूप में जड़ उपस्थित रहती है, पादपों में कायिक भाग के रूप में तना उपस्थित रहता है, पादपों में कायिक भाग के रूप में पत्तियां उपस्थित रहती है, पादपों में कायिक भाग के रूप में कुछ विशेष प्रकार की परपत्र कलिकाएं या बुलबिल्स उपस्थित रहती है, जिनकी सहायता से पादप अपने समान नई संततियों को उत्पन्न कर सकते हैं। और इसी विधि को पादपों में पाई जाने वाली अलैंगिक जनन की कायिक प्रवर्धन कहते हैं। आप नेक्स्ट पेज पे चल लीजिएगा। पादपों में कायिक प्रवर्धन के द्वारा पादप अपने शरीर के विभिन्न कायिक भाग, और वो विभिन्न कायिक भाग में सबसे पहला है जड़ों द्वारा अलैंगिक जनन। पादपों में जड़ों द्वारा अलैंगिक जनन, पादपों में जड़ों द्वारा अलैंगिक जनन। तो जड़ों द्वारा पादपों में किस प्रकार से, किस में अलैंगिक जनन होता है? तो आप कहेंगे कुछ पादप है जिनमें अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है, और कुछ में मुसला मूल भी उपस्थित रहती है, कुछ पादपों में मासल मूल भी उपस्थित रहती है। ये जड़ें अपने शरीर, अपनी भूमि के अंदर रहते हुए इस जड़ों से अपस्थानिक कलिका निकलती है, और वो कलिका जड़ों से मुसला मूल भी हो सकती है, उपस्थानिक अपस्थानिक मूल भी हो सकती है, और मासल मूल भी हो सकती है। उस पादप के भूमि के अंदर उपस्थित इस जड़ वाले भाग से यदि कोई नई कलिका उत्पन्न हो, नया कायिक प्रवर्ध उत्पन्न हो, और वो यदि नए पादप की उत्पत्ति कर दे, तो पादपों में जड़ों द्वारा अलैंगिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। उदाहरण है इसका, आप इसमें देखेंगे, एक तो शतावरी, एक डहेलिया, एक शकरकंद, ये ऐसे पादप है जो ये अपनी मुसला मूल, ये अपनी अपस्थानिक मूल, और ये अपनी मासल मूल से नई कलिका उत्पन्न करते हैं, और वो कलिका नए पादप की उत्पत्ति कर देते हैं। ये पादपों में जड़ों द्वारा अलैंगिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। दूसरा है पादपों में तने द्वारा कायिक प्रवर्धन या अलैंगिक जनन। पादपों में तने द्वारा अलैंगिक जनन या कायिक प्रवर्धन। इसमें पादपों में जो तना है वो दो रूपों में उपस्थित रहता है। एक तो पादपों का भूमिगत तना, और दूसरा पादपों का अर्धवायवीय तना। अब आप कहते हैं पादपों का जो वायवीय तना है, उस वायवीय तने पर तो ऐसी कोई चीज है नहीं वायु के अंदर, तो जिसमें कि वो एक नया प्रपेग्युल बने और वो अलग हो जाए, फिर वो नए पादप की उत्पत्ति कर दे। ऐसा तो बहुत कम देखने को मिलता है। किंतु पादपों का जो तना है उसके जो भूमिगत रूपांतरण पाए जाते हैं, और उसके जो अर्धवायवीय रूपांतरण पाए जाते हैं, ये रूपांतरण अपने ऊपर नए प्रपेग्युल्स या प्रवर्ध की उत्पत्ति कर सकते हैं, और उससे नए पादप की उत्पत्ति हो सकती है। तो पादपों का जो तना है उसका सबसे पहले है वो है भूमिगत भाग। भूमिगत रूपांतरण से कायिक प्रवर्धन। भूमिगत रूपांतरण के रूप में एक तो पाया जाता है कंद, दूसरा पाया जाता है प्रकंद, तीसरा पाया जाता है घनकंद, चौथा पाया जाता है सल्ककंद। पहला है कंद, जिसको ट्यूबर कहते हैं। पादपों के भूमिगत रूपांतरण, पादपों में तने के भूमिगत रूपांतरण में सबसे पहला होता है कंद, जिसको आप ट्यूबर्स कहते हैं। इसका उदाहरण है आलू, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये। आलू में कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती है, जिसको आलू की आंख कहते हैं। वो आलू की जो कक्षस्थ कलिका है उसको आप काट करके यदि भूमि में अंतरोपित करते हैं तो नया आलू उत्पन्न हो जाता है।
अर्थात ये पादपों के तने का जो भूमिगत रूपांतरण है, कंद, जिसमें आप उदाहरण के रूप में आलू पढ़ते हैं, इस आलू की कक्षस्थ कलिका यानी आंख से नए पादप की उत्पत्ति होती है। अब प्रकंद का उदाहरण है अदरक, और उदाहरण है हल्दी। ये कंद है वो गोलाकार रूप में रहता है, और जो प्रकंद है वो तने का क्षैतिज अभिवृद्धि है, तने का भूमिगत क्षैतिज रूपांतरण है, जो क्षैतिज रूप से चलता है, और उसकी जो पर्व संधियां हैं उन पर्व संधियों से विशिष्ट प्रकार की कक्ष कलिकाएं निकलती है। अगला है केला। केले में भी प्रकंद उपस्थित रहता है, और उस प्रकंद में अदरक, हल्दी और केला के प्रकंद में तने का भूमिगत रूपांतरण है, जो क्षैतिज गति करता हुआ तने का भूमिगत रूपांतरण है, खाद्य संचित करके फूलकर मोटा हो जाता है, और जो क्षैतिज गति करता हुआ अपने ऊपर उपस्थित पर्व संधियों से विशेष प्रकार की कलिका उत्पन्न करता है, जो नए पादप की उत्पत्ति कर सकती है। तो ये प्रकंद के द्वारा भी कायिक प्रवर्धन होता है, कंद के द्वारा भी कायिक प्रवर्धन होता है। घनकंद का उदाहरण है अरबी, जमीकंद, अरबी, जमीकंद। ये तने के घनकंद रूपांतरण है, जिसमें तना ऊर्ध्वाधर रूप से उपस्थित रहते हुए तने का वह भूमिगत भाग जो ऊर्ध्वाधर रूप से उपस्थित रहते हुए खाद्य पदार्थों का संचित कर फूलकर मोटा और मांसल हो गया है, उसके ऊपर उपस्थित पर्व संधियों से विशिष्ट प्रकार की कलिकाएं उत्पन्न होती है, जो नए पादपों की उत्पत्ति करती है। तो उसमें तने के भूमिगत रूपांतरण में घनकंद द्वारा होने वाला कायिक प्रवर्धन कहलाता है। अगला है सल्ककंद, जिसका उदाहरण है प्याज, लहसुन। ये प्याज और लहसुन तने के भूमिगत रूपांतरण है, जिसमें खाद्य संचित करके फूलकर मोटे हो गए, जिस पर विशिष्ट प्रकार की कलिकाएं उपस्थित रहती है, जो अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर के नए पादप की उत्पत्ति करती है, जो आपने अपनी लाइफ में भी देखे हैं। ये तो तने के भूमिगत रूपांतरण थे। अब दूसरा है तने के अर्धवायुवीय रूपांतरण। अर्ध वायुवीय रूपांतरण, तने के अर्धवायुवीय रूपांतरण अर्थात तने के वे रूपांतरण जिसमें इनका आधा भाग तो जमीन के अंदर रहता है और आधा भाग जमीन से बाहर रहता है, उनको तने के अर्धवायुवीय रूपांतरण कहते हैं। इसमें सबसे पहला जो है वो है ऊपरी भूस्तारी, दूसरा है अंत भूस्तारी, और तीसरा है भूस्तारिका। भूस्तारिका, इसको ऑफसेट कहते हैं, इसको स्टोलन कहते हैं, और इसको रनर कहते हैं। ये जो ऊपरी भूस्तारी है वो जमीन के ऊपर फैलती रहती है, और ऊपर फैलकर अपनी जो पर्व संधियां हैं उन पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न करती है, और वो अपस्थानिक जड़ें जमीन के अंदर जाकर के एक नई पादप की उत्पत्ति कर देती है, जैसे आपने दूब, घास और खट्टी बूटी में देखा होगा। अगला है अंतःभूस्तारी। ये जो संरचना है वो आपके पोदीने में पाई जाती है, और पोदीने के अंदर तना आंतरिक रूप से गति करता है और अंदर जाकर के कुछ भाग जमीन के अंदर जाता है, वहां से जमीन से बाहर निकलकर एक नई कलिका, पर्व संधि से एक नई कलिका की उत्पत्ति करता है, जिससे एक नए पादप की उत्पत्ति हो जाती है, जिसको आप स्टोलन अंतःभूस्तारी पोदीना के अंदर ऐसा पाया जाता है। और अगला है भूस्तारी ऑफसेट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है जल प्लावी पादप। जल प्लावी पादप, अगले पेज पे चले अपन। जल प्लावी पादप के अंदर भूस्तारिका या ऑफसेट उपस्थित रहती है। ऑफसेट पादप के वायुवीय तने का, ऑफसेट पादप के वायुवीय तने का एक ऐसा भाग है, ऑफसेट पादप के वायुवीय तने का पर्व संधि के रूप में फूला हुआ एक ऐसा भाग है जिसमें वायु भरी रहती है, और इस वाले स्थान से यदि नई कलिकाएं उत्पन्न होकर पादप में कायिक प्रवर्धन करती है, नए पादप की उत्पत्ति करती है, तो उसको भूस्तारिका, भूस्तारिका यानी ऑफसेट के द्वारा नए पादप की उत्पत्ति करते हैं। ये एक जल प्लावी पादप के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिलता है, जिसका नाम है जलकुंभी।
इस जलकुंभी को आइकॉर्निया क्रेसिपस कहते हैं। जलकुंभी आइकॉर्निया क्रेसिपस कहते हैं। और इस प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन या प्राकृतिक अलैंगिक जनन की विधि के द्वारा एक बार बंगाल में महामारी के रूप में या बंगाल में आतंक उत्पन्न हुआ था। और इस आतंक को बंगाल का आतंक कहते हैं। बंगाल के आतंक से क्या मतलब है यहाँ पर, यानी इकोर्निया क्रेसिपस यानी जलकुंभी बंगाल के आतंक से कैसे रिलेटेड है, क्या किया था उसने बंगाल में। तो मैं ये कहूँगा कि जलकुंभी एक जल प्लावी पादप है जिसमें ऑफसेट के रूप में तने की पर्व संधि उपस्थित रहती है, जो उसका फूला हुआ भाग है। इस भाग में कायिक प्रवर्धन के द्वारा अत्यधिक संख्या में नए पादपों की उत्पत्ति होती है। और इस विधि के द्वारा ये जलकुंभी इतनी अत्यधिक मात्रा में कायिक प्रवर्धन या अलैंगिक जनन के द्वारा अपनी संख्या बढ़ाती है कि जलाशय के संपूर्ण ऊपरी सतह को ढक देती है। अब बंगाल के अंदर ऐसी अनुकूलताएं उत्पन्न हुई कि जलाशयों के अंदर उपस्थित जो जलकुंभी थी उसमें ऑफसेट यानी भूस्तारिका के द्वारा इतनी अधिक मात्रा में कायिक प्रवर्धन हुआ कि जितने भी संपूर्ण जलाशय थे वो सारे जलाशय जलकुंभी से ढक गए थे। अब सारे जलाशय जलकुंभी से ढक गए हैं तो जलाशयों के आंतरिक भाग में सूर्य के प्रकाश की किरणें नहीं जा पाएगी। वहां सूर्य के प्रकाश की किरणें नहीं जाने से जलाशयों के आंतरिक भाग में यानी अधिक गहराई पर जो शैवाल उपस्थित थे वो शैवाल प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश नहीं ले पाए। और वो शैवाल प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश को ग्रहित नहीं कर पाए तो उन शैवालों की प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में मृत्यु हो गई, जिससे जलाशयों के पैंदे में या अधिक गहराई में उपस्थित सारे शैवाल खत्म हो गए। सारे जो एल्गी थे वो खत्म हो गई, जिससे उन एल्गी के खत्म होने से वो सारे जलाशय सड़ान में चले गए, अर्थात एल्गी को खाने वाले जो जंतु प्लावक थे वो खत्म हो गए। और उनके खत्म होने से उन छोटे जंतु प्लावकों को खाने वाली जो मछलियां थी वो खत्म हो गई। अर्थात बंगाल में इस जलकुंभी में पाए जाने वाले इस प्राकृतिक अलैंगिक जनन या कायिक प्रवर्धन के कारण सारे जलाशय खत्म हो चुके थे। और जलाशयों के खत्म होने से उस जलाशयों में उपस्थित छोटे जो जीव थे वो खत्म होने से उन जलाशयों में सारी मछलियां खत्म हो गई थी। और सारी मछलियां खत्म हो गई अर्थात बंगाल की पूरी क्रॉप पूरी फसल ही खत्म हो गई थी। अर्थात बंगाल में भयंकर अकाल पड़ गया था। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल के लोग मच्छी खाते हैं, मछलियां आदि खाते हैं। और मछलियां इस जलकुंभी के प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के कारण सारी मछलियां पूरे जलाशयों में खत्म हो गई थी, जिससे बंगाल में भयंकर अकाल उत्पन्न हो गया था। भयंकर खाद्य पदार्थों की कमी आ गई थी। और इसी कमी को नाम दिया गया था बंगाल का आतंक। कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है, ये तो वैसे ज्ञान का इसमें से प्रश्न आता है, तो 12वीं के बोर्ड में तो ये प्रश्न अभी आने की संभावना नहीं है। यदि ज्ञानोपयोजन या कौशल या अवबोध में से प्रश्न पूछा जाएगा कभी इस टॉपिक से तो ये प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। किंतु कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी याद रखें कि जलकुंभी को बंगाल का आतंक क्यों कहते हैं और उसने ऐसा क्या कर दिया था। तो ये थी मित्रों पादपों में तने द्वारा पाई जाने वाली जड़ों और तने द्वारा पाई जाने वाली कायिक प्रवर्धन की विधियां। अब आप देखेंगे आगे पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन तो आप कहते हैं कुछ पादप ऐसे होते हैं जो अपनी पत्तियों के द्वारा नए पादपों की उत्पत्ति भी करते हैं। ये तीसरी विधि है, तीसरा पार्ट से कायिक प्रवर्धन हो रहा है। तो पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। एक तो पत्थर चट्टा, एक लाइन का प्रश्न है जिसको ब्रायोफाइलम भी कहते हैं। पत्थर चट्टा को ब्रायोफाइलम कहते हैं, जिसकी पत्तियों पर अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती है और वो कलिकाएं नए पादप की उत्पत्ति करती है। तो इस पादप को वॉल्किंग पादप भी कहते हैं, वॉल्किंग प्लांट भी कहते हैं, यानी गति करने वाला पादप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? पादप यहाँ उगा हुआ है, उस पादप पे कोई पत्ती लगी हुई है, वो पत्ती हवा का झोंका आया और उस हवा के झोंके के साथ उड़ करके कहीं दूर जाके गिरती है, जहां गिरेगी वहीं पर नए पादप की उत्पत्ति होगी। तो ऐसे लग रहा है जैसे ब्रायोफाइलम पत्थर चट्टे का पादप यहाँ खड़ा था, वो चल करके वहां चला गया, वो चल करके वहां जाके खड़ा हो गया हो। थोड़ी देर में इधर का हवा का झोंका आया, पत्ती उधर गिरती है, ब्रायोफाइलम की पत्ती वहां गिरेगी तो उस पर अनुकूल परिस्थितियों में अपस्थानिक पत्तियां उत्पन्न होगी और अपस्थानिक जड़ें नीचे चली जाएगी, जिससे उधर उस साइड में एक नया पादप और उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसा लगता है कि ब्रायोफाइलम यानी पत्थर चट्टे का जो पादप है वो घुमक्कड़ पादप है, यानी चलने वाला पादप है। बुगोनिया में भी पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन पाया जाता है।
ओगेनिया में भी पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। तो ये 2 पादप है जिनमें पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। सबसे लास्ट पादपों में कायिक प्रवर्धन का जो चौथा स्ट्रक्चर था वो है आपका परपत्र कलिका। प्रपत्र कलिका जिसको बुलबिल्स भी कहते हैं। ये पादपों के पुष्प क्रम पर उत्पन्न होने वाली ऐसी अलैंगिक संरचना है जो पैतृक पादप से अलग होकर नीचे गिरती है और नए पादप की उत्पत्ति करती है। अर्थात पादपों में अलैंगिक जनन के दौरान उसके पुष्प क्रम पर उत्पन्न होने वाली ऐसी मासल संरचना जो पैतृक पादप से अलग होकर मृदा में गिरकर एक नए पादप की उत्पत्ति करती हो, तो उसको परपत्र कलिका, और इस विधि को परपत्र कलिका द्वारा पादपों में पाए जाने वाला अलैंगिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो ये था अलैंगिक जनन या कायिक प्रवर्धन। अब बात ये आती है कि ये किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है अगेव अमेरिकाना। अगेव इस पादप की पुष्प पत्र की जो कलिका है, अर्थात पुष्प क्रम के ऊपर एक ऐसी कलिका उत्पन्न होती है जो मोटी मासल पुष्प पत्र की कलिका कहलाती है, जो पैतृक पादप से अलग होती है और नए पादप की उत्पत्ति कर देता है। इस अगेव अमेरिका के बारे में मैं अगेव अमेरिकाना के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसको सेंचुरी प्लांट भी कहते हैं, अर्थात शताब्दी वृक्ष भी। शताब्दी वृक्ष कहने का इसका कारण है कि ये पादप अपने संपूर्ण जीवन काल में अलैंगिक जनन करता है और जब 100 साल का हो जाता है तब इस पर पुष्पों की उत्पत्ति होती है, अर्थात जीवन में 100 साल का होने पर यह पुष्प भी उत्पन्न करता है। तो अब पादपों की आगे लैंगिक जनन पढ़ेंगे तब इसमें ये बात रिपीट भी होगी। अब अगली बात है कि ये आपने जो अलैंगिक जनन पढ़ा, इस अलैंगिक जनन की क्या क्या उपयोगिता है। ये पादप जगत में या जंतु जगत में अलैंगिक जनन जीव दर्शा रहे, ये आपके मानव जीवन के लिए कैसे उपयोगी है। तो इसकी सबसे पहली जो उपयोगिता है वो ये है कि अलैंगिक जनन के द्वारा पादपों को अत्यंत कम समय में या जीवों को अलैंगिक जनन करने वाले जीवों को अत्यंत कम समय में अत्यधिक मात्रा में नए उत्पन्न किए जा सकते हैं। पहली उपयोगिता ये होगी। दूसरी उपयोगिता ये है कि इसमें न तो युग्मक बनते हैं, न ही समजात गुणसूत्रों की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान होता है, अर्थात विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती। तो किसी पादप जगत के जीवों में या जंतु जगत के जीवों में कोई अवांछित लक्षण है, कोई अत्यधिक उपयोगिता वाले लक्षण हैं, तो अत्यधिक उत्पादकता उत्पन्न करने वाले लक्षण हैं, उन लक्षणों को लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। अर्थात पादपों में उपस्थित अवांछित लक्षणों को या जंतु जगत में उपस्थित जीवों में अलैंगिक जनन के द्वारा इन जीवों में उपस्थित अवांछित लक्षणों को लंबे समय तक संरक्षित करके रखा जा सकता है। तीसरा, कुछ पादप ऐसे हैं जो लैंगिक जनन करते ही नहीं, अर्थात लैंगिक जनन नगण्य पाया जाता है, उन पादप किस्मों को आप अधिक उत्पन्न कर सकते हैं या इस विधि के द्वारा अधिक मात्रा में कम समय में ही उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे आपने आलू के अंदर बीज नहीं देखे होंगे, बहुत कम देखने को मिले होंगे, और केले में भी आपने बीज नहीं देखे होंगे। तो यदि अलैंगिक जनन होता ही नहीं तो आलू और केले के कम समय में आप अधिक पादप कैसे प्राप्त करते, नहीं कर सकते थे। तो पादपों में अलैंगिक जनन की ये सारी कृत्रिम विधियां थी, अर्थात जीवों में अलैंगिक जनन की कृत्रिम विधियां थी। अब पादपों में कायिक प्रवर्धन की जो प्राकृतिक विधियां हैं, इनके साथ साथ कुछ कृत्रिम विधियां भी है, अर्थात कृत्रिम मेथड के द्वारा, जिसको आप दाब लगाकर गुटी बांधन कर सकते हैं, कलम रोपण कर सकते हैं, प्रत्यारोपण कर सकते हैं। इन विधियों के द्वारा भी आप नई पादप किस्में उत्पन्न कर सकते हैं, जो आपके सिलेबस में इतने विस्तार से यहाँ नहीं है। अब अगला है कि जो ये अलैंगिक जनन, इसके महत्व तो आपने दो देख लिए, पर इनकी हानि क्या है। पादपों में जो अलैंगिक जनन हो रहा है, इसमें क्या हानियां क्या उत्पन्न होती है, यानी अलैंगिक जनन पादपों की बात करें या जीवों की बात करें, जीवों में जो अलैंगिक जनन हो रहा है इसकी क्या क्या कमियां हैं। तो सबसे पहली कमी आप यूं कह सकते हैं, अलैंगिक जनन से जीव अपने अंदर नई विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं कर सकते, अर्थात जीवों में अनुकूलताएं उत्पन्न नहीं होती। विभिन्नताएं नहीं है तो अनुकूलताएं भी नहीं है, अर्थात इस विधि से उत्पन्न होने वाले जीव आनुवांशिक और आकारिक रूप से पैतृकों के हूबहू समान होते हैं, इसलिए तो वो क्लोन कहलाते हैं। समान होने से इकोलॉजी या पारितंत्र में इनके अंदर आपसी जो संघर्ष है, समान आवश्यकताएं, समान प्रवृत्ति, तो आवश्यकताएं समान, तो इन समान प्रवृत्ति के कारण, समान आवश्यकताओं के कारण आपसी संघर्ष बढ़ जाता है, जिससे पारिस्थितिकी का जो संतुलन है, इकोलॉजिकल बैलेंस है, वो घट जाता है। तो ये था आपका पादपों में या जंतुओं में या जीवों में पाई जाने वाली अलैंगिक जनन और अलैंगिक जनन की विधियां। प्यारे विद्यार्थियों,
इस वीडियो में आज इतना ही और इसका अगला वीडियो जीवों में जनन का पार्ट 2 आपको कंटिन्यूटी में मिलेगा जिसमें आप देखेंगे जीवों में लैंगिक जनन।